लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम अपने पाठकों को पुनः जमानिया के तिलिस्म में ले चलते हैं और इंदिरा का बचा हुआ किस्सा उसी की जुबानी सुनवाते हैं जिसे छोड़ दिया गया था। इंदिरा ने एक लंबी सांस लेकर अपना किस्सा यों कहना शुरू किया। जब मैं अपनी मां की लिखी चिट्ठी पढ़ चुकी तो जी में खुश होकर सोचने लगी कि ईश्वर चाहेगा तो अब मैं बहुत जल्द अपनी मां से मिलूंगी और हम दोनों को इस कैद से छुटकारा मिलेगा। अब केवल इतनी ही कसर है कि दारोगा साहब मेरे पास आवे और जो कुछ वे कहें मैं उसे पूरा कर दूं। थोड़ी देर तक सोचकर मैंने अन्ना से कहा, अन्ना जो कुछ दारोगा साहब कहें उसे तुरंत करना चाहिए। अन्ना, नहीं बेटी, तू भोली है क्योंकि इन चालबाजियों को समझने लायक अभी तेरी उम्र नहीं है। अगर तू दारोगा के कहे मुताबिक काम कर देगी तो तेरी माँ और साथ ही उसके तू भी मार डाली जाएगी, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि दारोगा ने तेरी माँ से जबरदस्ती ये चिट्ठी लिखवाई है। मैं, तब तुमने इस चिट्ठी के बारे में ये कैसे कहा कि मैं तेरे लिए खुशखबरी लाई हूं? अन्ना, खुशखबरी से मेरा मतलब ये न था कि अगर तू दारोगा के कहे मुताबिक काम कर देगी तो तुझे और तेरी माँ को कैद से छुट्टी मिल जाएगी, बल्कि ये था कि तेरी माँ अभी तक जीती जागती है, इसका पता लग गया। क्या तुझे मालूम नहीं कि स्वयं दारोगा ही ने तुझे कैद किया है? मैं, ये तो मैं खुद तुझसे कह चुकी हूं कि दारोगा ने मुझे धोखा देकर कैद कर लिया है। अन्ना, तो क्या तुझे छोड़ देने से दारोगा की जान बच जाएगी? क्या दारोगा साहब इस बात को नहीं समझते कि तू अगर छूटेगी तो सीधे राजा गोपाल सिंह के पास चली जाएगी और अपना तथा लक्ष्मी देवी का भेद उनसे कह देगी? उस समय दारोगा का क्या हाल होगा? मैं, ठीक है, दारोगा मुझे कभी न छोड़ेगा। अन्ना, बेशक कभी न छोड़ेगा। वो कमबख्त तो अब तक तुझे मार डाले होता, मगर अब निश्चय हो गया कि उसे तुम दोनों से अपना मतलब निकालना है, इसीलिए अभी तक कैद किए हुए है। जिस दिन उसका काम हो जाएगा उसी दिन तुम दोनों को मार डालेगा। जब तक उसका काम नहीं होता तभी तक तुम दोनों की जान बची है। चिट्ठी की तरफ इशारा करके, ये चिट्ठी उसने इसी चालाकी से लिखवाई है जिससे तू उसका काम जल्द कर दे। मैं, अन्ना तू सच कहती है, अब मैं दारोगा का काम न करूंगी चाहे जो हो। अन्ना, अगर तू मेरे कहे मुताबिक करेगी तो निस्संदेह तुम दोनों की जान बच रहेगी और किसी न किसी दिन तुम दोनों को कैद से छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं, बेशक जो तू कहेगी वही मैं करूंगी। अन्ना, मगर मैं डरती हूं कि अगर दारोगा तुझे धमकाएगा या मारे पीटेगा तो तू मार खाने के डर से उसका काम जरूर कर देगी। मैं, नहीं नहीं, कदापि नहीं। अगर वो मेरी बोटी बोटी भी काट कर फेंक दे तो भी मैं तेरे कहे बिना उसका कोई भी काम न करूंगी। अन्ना, ठीक है, मगर इसके साथ ये भी न कह देना कि यदि अन्ना कहेगी तो मैं तेरा काम कर दूंगी। मैं, नहीं, सो तो ना कहूंगी, मगर कहूंगी क्या सो तो बताओ। अन्ना, बस जहां तक हो टालमटोल करती जाना। आजकल करते करते 2-3 दिन टाल जाना चाहिए। मुझे आशा है कि इस बीच में हम लोग छूट जाएंगे। सुबह की सफेदी खिड़कियों में दिखाई देने लगी और दरवाजा खोलकर दारोगा कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वो सीधे आकर बैठ गया और बोला, इंदिरा, तू समझती होगी कि दारोगा साहब ने मेरे साथ दगाबाजी की और मुझे गिरफ्तार कर लिया, मगर मैं धर्म की कसम खाकर कहता हूं कि वास्तव में ये बात नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि स्वयं राजा गोपाल सिंह तेरे दुश्मन हो रहे हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि इंदिरा को गिरफ्तार करके मार डालूं, और उन्हीं की आज्ञानुसार मैं उनके कमरे में बैठा हुआ गिरफ्तार करने की तरकीब सोच रहा था कि एकाएक तू आ गई और मैंने तुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं लाचार हूं कि राजा साहब का हुक्म टाल नहीं सकता, मगर साथ ही इसके जब तुझे मारने का इरादा करता हूं तो मुझे दया आ जाती है और तेरी जान बचाने की तरकीब सोचने लगता हूं। तुझे इस बात का ताज्जुब होगा कि गोपाल सिंह तेरे दुश्मन क्यों हो गए, मगर मैं तेरा ये शक भी मिटाए देता हूं। असल बात यह है कि राजा साहब को लक्ष्मी देवी के साथ शादी करना मंजूर न था और जिस खूबसूरत औरत के साथ वे शादी करना चाहते थे वो विधवा हो चुकी थी और लोगों की जानकारी में वे उसके साथ शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए लक्ष्मी देवी के बदले में ये दूसरी औरत उलट फेर कर दी गई। उनकी आज्ञानुसार लक्ष्मी देवी तो मार डाली गई, मगर उन लोगों को भी चुपचाप मार डालने की आज्ञा राजा साहब ने दे दी
जिन्हें ये भेद मालूम हो चुका था या जिनकी बदौलत इस भेद के खुल जाने का डर था, तेरे सबब से भी लक्ष्मी देवी का भेद अवश्य खुल जाता। इसीलिए तू भी उनकी आज्ञा अनुसार कैद कर ली गई। गोपाल सिंह क्रोध से, क्या कमबख्त दरोगा ने तुझे इस तरह से समझाया बुझाया? इंदिरा, जी हां, और ये बात उसने ऐसे ढंग से अफसोस के साथ कही थी कि मुझे और मेरी अन्ना को भी थोड़ी देर के लिए उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया। बल्कि वो उसके बाद भी बहुत देर तक आपकी शिकायत करता रहा। गोपाल सिंह, और मुझे वो बहुत दिनों तक तेरी बदमाशी का विश्वास दिलाता रहा। अस्तु अब मुझे मालूम हुआ कि तू मेरा सामना करने से क्यों डरती थी। अच्छा, तब क्या हुआ? इंदिरा, दारोगा की बात सुनकर अन्ना ने उससे कहा कि जब आपको इंदिरा पर दया आ रही है तो कोई ऐसी तरकीब निकालिए जिसमें इस लड़की और इसकी मां की जान बच जाए। दारोगा, मैं खुद इसी फिक्र में लगा हुआ हूं। इसकी मां को बदमाशों ने गिरफ्तार कर लिया था, मगर ईश्वर की कृपा से वो बच गई। मैंने उसे उन शैतानों के हाथ से बचा लिया। अन्ना, मगर वो लक्ष्मी देवी को पहचानती है और उसकी बदौलत लक्ष्मी देवी का भेद खुल जाना संभव है। दारोगा, हाँ ठीक है, मगर इसके लिए भी मैंने एक बंदोबस्त कर लिया है। अन्ना, वो क्या? दारोगा एक चिट्ठी दिखाकर, देख, सरयू से मैंने ये चिट्ठी लिखवा ली है, पहले इसे पढ़ ले। मैंने और अन्ना ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें ये लिखा हुआ था, मेरी प्यारी लक्ष्मी, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि तेरे ब्याह के समय मैं नहीं आ सकी। इसका बहुत बड़ा कारण था जो मुलाकात होने पर तुमसे कहूंगी, मगर अपनी बेटी इंदिरा की जुबानी ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो विवाह के समय तेरे पास थी, बल्कि ब्याह होने के एक दिन बाद तक तेरे साथ खेलती रही। जब मैं चिट्ठी पढ़ चुकी तो दारोगा ने कहा कि बस, अब तू भी एक चिट्ठी लक्ष्मी देवी के नाम से लिख दे और उसमें यह लिख कि मुझे इस बात का रंज है कि तेरी शादी होने के बाद एक दिन से ज्यादा मैं तेरे पास ना रह सकी, मगर मैं तेरी उस छवि को नहीं भूल सकती जो ब्याह के दूसरे दिन देखी थी। मैं ये दोनों चिट्ठियां राजा गोपाल सिंह को दूंगा और तुम दोनों को छोड़ देने के लिए उनसे जिद करके उन्हें समझा दूंगा कि अब सरयू और इंदिरा की जुबानी लक्ष्मी देवी का भेद कोई नहीं सुन सकता। अगर ये दोनों कुछ कहेंगी तो इन चिट्ठियों के मुकाबले में स्वयं झूठी बनेंगी। मैंने दारोगा की बातों का ये जवाब दिया कि बात तो आपने बहुत ही ठीक कही। अच्छा, मैं आपके कहे मुताबिक चिट्ठी कल लिख दूंगी। दारोगा, ये काम देर करने का नहीं है। इसमें जितनी जल्दी करोगी उतनी जल्दी तुम्हें छुट्टी मिलेगी। मैं, ठीक है, मगर इस समय मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझसे एक अक्षर भी न लिखा जाएगा। दारोगा, अच्छा, कोई हर्ज नहीं, कल सही। इतना कहकर दारोगा हमारे कमरे से बाहर चला गया और फिर मुझ में और अन्ना में बातचीत होने लगी। मैंने अन्ना से कहा, क्यों अन्ना, तू क्या समझती है? मुझे तो दारोगा की बात सच जान पड़ती है। अन्ना कुछ सोचकर, जैसी चिट्ठी दारोगा तुमसे लिखाना चाहता है वो केवल इस योग्य ही नहीं है कि यदि राजा साहब दोषी है तो लोक निंदा से उनको बचावे, बल्कि वो चिट्ठी बनस्पत उनके दारोगा के काम की ज्यादा होगी अगर ये स्वयं दोषी है तो। मैं, ठीक है, मगर ताज्जुब की बात है कि जो राजा साहब मुझे अपनी लड़की से बढ़कर मानते थे वे ही मेरी जान के ग्राहक बन जाएं। अन्ना, कौन ठिकाना, कदाचित ऐसा ही हो। मैं, अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? अन्ना कुछ सोचकर, चिट्ठी तो कभी न लिखनी चाहिए, चाहे राजा गोपाल सिंह दोषी हो या दारोगा दोषी हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि चिट्ठी लिख देने के बाद तू मार डाली जाएगी। अन्ना की बात सुनकर मैं रोने लगी और समझ गई कि अब मेरी जान नहीं बचती, और ताज्जुब नहीं कि दारोगा के मतलब की चिट्ठी लिख देने के कारण मेरी मां इस दुनिया से उठा दी गई हो। थोड़ी देर तक तो अन्ना ने रोने में मेरा साथ दिया, लेकिन इसके बाद उसने अपने को संभाला और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद अन्ना ने मुझसे कहा कि बेटी, मुझे कुछ आशा हो रही है कि हम लोगों को इस कैद खाने से निकल जाने का रास्ता मिल जाएगा। मैं पहले कह चुकी हूं और अब भी कहती हूं कि रात को कोठरी की तरफ इशारा करके उस कोठरी में सिर पर से गठरी फेंक देने की तरह धमाके की आवाज सुनकर मैं जाग उठी थी, और जब उस कोठरी में गई तो वास्तव में एक गठरी पर निगाह पड़ी। अब जो सोचती हूं तो विश्वास होता है कि उस कोठरी में कोई ऐसा दरवाज़ा जरूर है जिसे खोलकर बाहर वाला उस कोठरी में आ सके या उसमें से बाहर जा सके। इसके अतिरिक्त उस कोठरी में भी तख्तेबंदी की दीवार है, जिससे कहीं न कहीं दरवाज़ा होने का शक हर एक ऐसे आदमी को हो सकता है जिस पर हमारी तरह मुसीबत आई हो। अस्तु, आज का दिन तो किसी तरह काट ले। रात को मैं
दरवाज़ा ढूंढने का उद्योग करूंगी। अन्ना की बातों से मुझे भी कुछ ढांढस हुई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और कई तरह की चीज़ें लिए हुए 3 आदमी कमरे के अंदर आ पहुंचे। एक के हाथ में पानी का भरा बड़ा लोटा और गिलास था, दूसरा कपड़े की गठरी लिए हुए था, तीसरे के हाथ में खाने की चीजें थीं। तीनों ने सब चीजें कमरे में रख दी और पहले की रखी हुई चीजें और चिरागदान वगैरह उठा ले गए और जाते समय कह गए कि तुम लोग स्नान करके खाओ पियो, तुम्हारे मतलब की सब चीजें मौजूद हैं। ऐसी मुसीबत में खाना पीना किसे सूझता है, परंतु अन्ना के समझाने बुझाने से जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। तमाम दिन बीत गया। संध्या होने पर फिर हमारे कमरे के अंदर खाने पीने का सामान पहुंचाया गया और चिराग भी जलाया गया, मगर रात को हम दोनों ने कुछ भी न खाया। कैद खाने से निकल भागने की धुन में हम लोगों को नींद बिल्कुल न आई। शायद आधी रात बीती होगी जब अन्ना ने उठकर कमरे का वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया जिस राह से वे लोग आते थे, और इसके बाद मुझे उठने और अपने साथ उस कोठरी के अंदर चलने के लिए कहा जिसमें से कपड़े की गठरी और मेरी माँ के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी मिली थी। मैं उठ खड़ी हुई और अन्ना के पीछे पीछे चली। अन्ना ने चिराग हाथ में उठा लिया और धीरे धीरे कदम रखती हुई कोठरी के अंदर गई। मैं पहले बयान कर चुकी हूं कि उसके अंदर 3 कोठरियां थीं। एक में पायखाना बना हुआ था और 2 कोठरियां खाली थीं। उन दोनों कोठरियों के चारों तरफ की दीवारें भी तख्तों की थीं। अन्ना हाथ में चिराग लिए एक कोठरी के अंदर गई और उन लकड़ी वाली दीवारों को गौर से देखने लगी। मालूम होता था कि दीवार कुछ पुराने जमाने की बनी हुई है, क्योंकि लकड़ी के तख्ते खराब हो गए थे और कई तख्तों को घुन ने ऐसा बर्बाद कर दिया था कि एक कमजोर लात खाकर भी उनका बच रहना कठिन जान पड़ता था। ये सब कुछ था, मगर जैसा कि देखने में वो खराब और कमजोर मालूम होती थी, वैसी वास्तव में न थी, क्योंकि दीवार की लकड़ी 5 या 6 अंगुल से कम मोटी न होगी, जिसमें से सिर्फ अंगुल 1.5 अंगुल के लगभग घुनी हुई थी। अन्ना ने चाहा कि लात मारकर 1-2 तख्तों को तोड़ डाले, मगर ऐसा न कर सकी। हम दोनों आदमी बड़े गौर से चारों तरफ की दीवार को देख रहे थे कि एकाएक छोटे से कपड़े पर अन्ना की निगाह पड़ी, जो लकड़ी के 2 तख्तों के बीच में फंसा हुआ था। वो वास्तव में एक छोटा सा रूमाल था, जिसका आधा हिस्सा तो दीवार के उस पार था और आधा हिस्सा हम लोगों की तरफ था। उस कपड़े को अच्छी तरह देखकर अन्ना ने मुझे कहा, बेटी देख, यहाँ एक दरवाजा अवश्य है, हाथ से निशान बताकर। ये चारों तरफ की दरार दरवाजे को साफ बता रही है। कोई आदमी इस तरफ आया है, मगर लौट कर जाती दफे जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसका रूमाल इसमें फंस कर रह गया। शायद अंधेरे में उसने इस बात का ख्याल न किया हो। और देख, इस कपड़े के फंस जाने के कारण दरवाजा भी अच्छी तरह बैठा नहीं है। ताज्जुब नहीं, ये दरवाजा किसी खटके पर बंद होता हो और तख्ता अच्छी तरह न बैठने के कारण खटका भी बंद न हुआ हो। वास्तव में जो कुछ अन्ना ने कहा वही बात थी, क्योंकि जब उसने रूमाल को अच्छी तरह पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो उसके साथ लकड़ी का तख्ता भी खिंचकर हम लोगों की तरफ चला आया और दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता निकल आया। हम दोनों आदमी उस तरफ चले गए और एक कमरे में पहुंचे। उस लकड़ी के तख्ते में जो पेंच पर जड़ा हुआ था और जिसे हटाकर हम लोग उस पार चले गए थे, दूसरी तरफ पीतल का एक मुट्ठा लगा हुआ था। अन्ना ने उसे पकड़कर खींचा और वो दरवाजा जहां का तहां खट से बैठ गया। अब हम दोनों आदमी जिस कमरे में पहुंचे वो बहुत बड़ा था। सामने की तरफ एक छोटा सा दरवाजा नजर आया और उसके पास जाने पर मालूम हुआ कि नीचे उतर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। दाहिनी और बाईं तरफ की दीवार में छोटी छोटी कई खिड़कियां बनी हुई थीं। दाहिनी तरफ की खिड़कियों में से एक खिड़की कुछ खुली हुई थी। मैंने और अन्ना ने उसमें झांक कर देखा तो एक मरातिब नीचे छोटा सा चौक नजर आया, जिसमें साफ सुथरा फर्श लगा हुआ था। ऊंची गद्दी पर कमबख्त दारोगा बैठा हुआ था। उसके आगे एक क्षमादान जल रहा था और उसके पास ही एक आदमी कलम दवात और कागज लिए बैठा हुआ था। हम दोनों आदमी दारोगा की सूरत देखते ही चौंके और डर कर पीछे हो गए। अन्ना ने धीरे से कहा, यहां भी वही बला नजर आती है, कहीं ऐसा न हो कि वो कमबख्त हम लोगों को देख ले या ऊपर चढ़ावे। ये कहकर अन्ना सीढ़ी की तरफ चली गई और धीरे से सीढ़ी का दरवाजा खींचकर जंजीर चढ़ा दी। वो चिराग जो अपने कमरे में लेकर यहां तक आए थे, एक कोने में रखकर हम दोनों फिर उसी खिड़की के पास गए और नीचे की तरफ झांक कर देखने लगे कि दारोगा क्या कर रहा है। दारोगा के पास जो आदमी बैठा था उसने एक लिखा हुआ कागज हाथ में उठाकर दारोगा से कहा, जहां तक मुझसे बन पड़ा मैंने इस चिट्ठी के बनाने में बड़ी मेहनत की।
दारोगा। इसमें कोई शक नहीं कि तुमने ये अक्षर बहुत अच्छे बनाए हैं, और इन्हें देखकर कोई यकायक नहीं कह सकता कि ये सरयू का लिखा हुआ नहीं है। जब मैंने वो पत्र इंदिरा को दिखाया तो उसे भी निश्चय हो गया कि ये उसकी माँ के हाथ का लिखा हुआ है। मगर जब गौर करके देखता हूं तो सरयू की लिखावट में और इसमें थोड़ा फर्क मालूम होता है। इंदिरा लड़की है, वो ये बात नहीं समझ सकती। मगर इंद्रदेव जब इस पत्र को देखेगा तो जरूर पहचान जाएगा कि सरयू के हाथ का लिखा नहीं है, बल्कि जाल बनाया गया है। आदमी। ठीक है। अच्छा, तो मैं इसके बनाने में एक दफे और मेहनत करूंगा। क्या करूं? सरयू की लिखावट ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है कि ठीक नकल नहीं उतरती, जिसमें इस चिट्ठी के कई अक्षर ऐसे लिखने पड़े जो कि मेरे देखे हुए नहीं हैं, केवल अंदाज ही से लिखे हैं। दारोगा। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि तुमने बड़ी सफाई से इसे बनाया है। खैर, एक दफे और मेहनत करो, और मुझे आशा है अब की दफे बहुत ठीक हो जाएगा। लंबी सांस लेकर। क्या कहें, कमबख्त सरयू किसी तरह मानती ही नहीं। उसे मेरी बातों पर कुछ भी विश्वास नहीं होता। यद्यपि कल मैं उसे फिर दिलासा दूंगा। अगर उसने मेरे दम में आकर अपने हाथ से चिट्ठी लिख दी तो इस काम को खत्म समझो, नहीं तो तुम्हें पुनः मेहनत करनी पड़ेगी। सरयू और इंदिरा ने मेरे कहे मुताबिक चिट्ठी लिख दी तो मैं बहुत जल्द उन दोनों को मारकर बखेड़ा तय करूंगा, क्योंकि मुझे गदाधर सिंह यानी भूतनाथ का डर बराबर बना रहता है। वो सरयू और इंदिरा की खोज में लगा हुआ है और उसे घड़ी घड़ी मुझी पर शक होता है। यद्यपि मैं उससे कसम खाकर कह चुका हूं कि मुझे दोनों का हाल कुछ भी नहीं मालूम, मगर उसे विश्वास नहीं होता। क्या करूं? लाखों रुपए दे देने पर भी मैं उसकी मुट्ठी में फंसा हुआ हूं। यदि उसे जरा भी मालूम हो जाएगा कि सरयू और इंदिरा को मैंने कैद में रखा है तो वो बड़ा ही ऊधम मचावेगा और मुझे बर्बाद किए बिना न मानेगा। आदमी। गदाधर सिंह तो मुझे आज भी मिला था। दारोगा चौंक कर। क्या वो फिर इस शहर में आया है? मुझसे तो कह गया था कि मैं 2-3 महीने के लिए जाता हूं, मगर वो तो 2-3 दिन भी गैर हाजिर न रहा। आदमी। वो बड़ा शैतान है। उसकी बातों का कुछ भी विश्वास नहीं हो सकता, और इसका जानना तो बड़ा ही कठिन है कि वो क्या करता है, क्या करेगा, या किस धुन में लगा हुआ है। दारोगा। अच्छा, तो मुलाकात होने पर उससे क्या क्या बात हुई? आदमी। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने पीछे से आवाज दी, ओ रघुबर सिंह, ओ जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, बाला सिंह और रघुबर सिंह, ये सब नाम उसी नकली बलभद्र सिंह के हैं। दारोगा। बड़ा ही बदमाश है, किसी का अदब लिहाज करना तो जानता ही नहीं। अच्छा, तब क्या हुआ? रघुबर। उसकी आवाज सुनकर मैं रुक गया। जब वो पास आया तो बोला, आज आधी रात के समय मैं दारोगा साहब से मिलने जाऊंगा। उस समय तुम्हें भी वहां मौजूद रहना चाहिए। बस इतना कहकर चला गया। दारोगा। तो इस समय वो आता ही होगा? रघुबर। जरूर आता होगा। दारोगा। कमबख्त ने नाक में दम कर दिया है। इतने ही में बाहर से घंटी बजने की आवाज आई, जिसे सुन दारोगा ने रघुबर सिंह से कहा, देखो दरबान क्या कहता है। मालूम होता है गदाधर सिंह आ गया। रघुवर सिंह उठकर बाहर आया और थोड़ी ही देर में गदाधर सिंह को अपने साथ लिए हुए दारोगा के पास आया। गदाधर सिंह को देखते ही दारोगा उठ खड़ा हुआ और बड़ी खातिरदारी और तपाक के साथ मिलकर उसे अपने पास बैठाया। दारोगा गदाधर सिंह से, आप कब आए? गदाधर सिंह, मैं गया ही कब और कहाँ था? दारोगा, आपने कहा न था कि मैं 2-3 महीने के लिए कहीं जा रहा हूं? गदाधर सिंह, हाँ कहा तो था, मगर एक बहुत बड़ा सबब आ पड़ने से लाचार होकर रुक जाना पड़ा। दारोगा, क्या वो सबब मैं भी सुन सकता हूं? गदाधर सिंह, हाँ हाँ, आप ही के सुनने लायक तो वो सबब है, क्योंकि उसके कर्ता धर्ता भी आप ही है। दारोगा, तो जल्द कहिए। गदाधर सिंह, जाते ही जाते एक आदमी ने मुझे निश्चय दिलाया कि सरयू और इंदिरा आप ही के कब्जे में है, अर्थात आप ही ने उन्हें कैद करके कहीं छिपा रखा है। दारोगा अपने दोनों कानों पर हाथ रख के, राम राम, किस कमबख्त ने मुझ पर यह कलंक लगाया? नारायण नारायण। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कई दफे कस्में खाकर कह चुका हूं कि सरयू और इंदिरा के विषय में कुछ भी नहीं जानता, मगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास ही नहीं होता। गदाधर सिंह, ना तो मेरी बातों पर आपको विश्वास करना चाहिए और ना आपकी कही हुई बातों को मैं ही ब्रह्म वाक्य समझ सकता हूं। बात यह है कि इंद्रदेव को मैं अपने सगे भाई से बढ़ के समझता हूं।
चाहे मैंने आपसे रिश्वत लेकर बुरा काम ही क्यों न किया हो, मगर अपने दोस्त इंद्रदेव को किसी तरह का नुकसान न पहुंचने दूंगा। आप सरयू और इंदिरा के बारे में बार बार कस्में खाकर अपनी सफाई दिखाते हैं, और मैं जब उन लोगों के बारे में तहकीकात करता हूं तो बार बार यही मालूम पड़ता है कि वे दोनों आपके कब्जे में हैं। अतः आज मैं एक आखिरी बात आपसे कहने आया हूं। अब की बार आप खूब अच्छी तरह समझ बूझ कर जवाब दें। दारोगा: कहो कहो, क्या कहते हो? मैं सब तरह से तुम्हारी दिल जमाई करा दूंगा। गदाधर सिंह: आज मैं इस बात का निश्चय करके आया हूं कि इंदिरा और सरयू का हाल आपको मालूम है, अतः साफ साफ कहे देता हूं कि यदि वे दोनों आपके कब्जे में हो तो ठीक ठीक बता दीजिए। उनको छोड़ देने पर इस काम के बदले में जो कुछ आप कहे मैं करने को तैयार हूं। लेकिन यदि आप इस बात से इनकार करेंगे और पीछे साबित होगा कि आप ही ने उन्हें कैद किया था, तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि सबसे बढ़कर बुरी मौत जो कही जाती है वही आपके लिए कायम की जाएगी। दारोगा: जरा जबान संभाल कर बातें करो। मैं तो दोस्ताना ढंग पर नरमी के साथ तुमसे बातें करता हूं और तुम तेज हुए जाते हो। गदाधर सिंह: जी, मैं आपके दोस्ताना ढंग को अच्छी तरह समझता हूं। अपनी कस्मों का विश्वास तो उसे दिलाइए जो आपको केवल बाबा जी समझता हो। मैं तो आपको पूरा झूठा, बेईमान और विश्वासघाती समझता हूं, और आपका कोई हाल मुझसे छिपा हुआ नहीं है। जब मैंने कलमदान आपको वापस किया था, तब भी आपने कसम खाई थी कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ कभी किसी तरह की बुराई न करूंगा, मगर फिर भी आप चालबाजी करने से बाज ना आए। दारोगा: ये सब कुछ ठीक है, मगर मैं जब एक दफे कह चुका हूं कि सरयू और इंदिरा का हाल मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, तब तुम्हें अपनी बात पर ज्यादा खींच न करनी चाहिए। हाँ, अगर तुम इस बात को साबित कर दो तो जो कुछ कहो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूं, या अगर बेफायदे की तकरार बढ़ाकर लड़ने का इरादा हो तो बात ही दूसरी है। इसके अतिरिक्त अब तुम्हें जो कुछ कहना हो इसको खूब सोच समझ कर कहो कि तुम किसके मकान में और कितने आदमियों को साथ लेकर आए हो। इतना कहकर इंदिरा रुक गई और एक लंबी सांस लेकर उसने राजा गोपाल सिंह और दोनों कुमारों से कहा। गदाधर सिंह और दारोगा में इस ढंग की बातें हो रही थीं और हम दोनों खिड़की में से सुन रहे थे। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि गदाधर सिंह हम दोनों माँ बेटियों को छुड़ाने की फिक्र में लगा हुआ है। मैंने अन्ना के कान में मुंह लगाकर कहा कि देख अन्ना, दारोगा हम लोगों के बारे में कितना झूठ बोल रहा है। नीचे उतर जाने के लिए रास्ता मौजूद ही है। चलो हम दोनों आदमी नीचे पहुंचकर गदाधर सिंह के सामने खड़े हो जाएं। अन्ना ने जवाब दिया कि मैं भी यही सोच रही हूं, मगर इस बात का ख्याल है कि अकेला गदाधर सिंह हम लोगों को किस तरह छुड़ा सकेगा। कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों को अपने सामने देखकर दारोगा गदाधर सिंह को भी गिरफ्तार कर ले, फिर हमारा छुड़ाने वाला कोई भी न रहेगा। अन्ना नीचे उतरने से हिचकती थी, मगर मैंने उसकी बात न मानी। आखिर लाचार होकर मेरा हाथ पकड़े हुए वो नीचे उतरी और गदाधर सिंह के पास खड़ी होकर बोली, दारोगा झूठा है। इस लड़की को इसी ने कैद कर रखा है और इसकी मां को भी ना मालूम कहाँ छिपाए हुए है। मेरी सूरत देखते ही दारोगा का चेहरा पीला पड़ गया और गदाधर सिंह की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गई। गदाधर सिंह ने दारोगा से कहा, क्यों बे हरामजादे के बच्चे, क्या अब भी तू अपनी कस्मों पर भरोसा करने के लिए मुझसे कहेगा? गदाधर सिंह की बातों का जवाब दारोगा ने कुछ भी न दिया और इधर उधर झांकने लगा। इत्तेफाक से वो कलमदान भी उसी जगह पड़ा हुआ था जिसके ऊपर मेरी तस्वीर थी और जो गदाधर सिंह ने रिश्वत लेकर दारोगा को दे दिया था। दारोगा असल में ये देख रहा था कि गदाधर सिंह की निगाह उस कलमदान पर तो नहीं पड़ी, मगर वो कलमदान गदाधर सिंह की नजरों से दूर न था। अतः उसने दारोगा की अवस्था देखकर फुर्ती के साथ वो कलमदान उठा लिया और दूसरे हाथ से तलवार खींचकर सामने खड़ा हो गया। उस समय दारोगा को विश्वास हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती। यद्यपि रघुबर सिंह उसके पास बैठा हुआ था, मगर वो इस बात को खूब जानता था कि हमारे ऐसे 10 आदमी भी गदाधर सिंह को काबू में नहीं कर सकते। इसलिए उसने मुकाबला करने की हिम्मत न की और अपनी जगह से उठकर भागने लगा, परंतु जा न सका। गदाधर सिंह ने उसे एक लात ऐसी जमाई कि वो धम्म से जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्यों मारते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो खुद यहां से चले जाने को तैयार हूं। गदाधर सिंह ने कलमदान कमरबंद में खोंस कर कहा, मैं तेरे भागने को खूब समझता हूं। तो अपनी जान बचाने की नीयत से नहीं भागता, बल्कि बाहर पहरे वाले सिपाहियों को होशियार करने के लिए भागता है। खबरदार अपनी जगह से हिला तो अभी भुट्टे की तरह तेरा सिर उड़ा दूंगा। दारोगा से, बस अब तुम भी अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो।
गदाधर सिंह की डपट से दोनों हरामखोर जहां के तहां रह गए। अपनी जगह से हिलने या मुकाबला करने की हिम्मत न पड़ी। हम दोनों को साथ लिए हुए गदाधर सिंह उस मकान के बाहर निकल आया। दरवाजे पर कई पहरेदार सिपाही मौजूद थे, मगर किसी ने रोक टोक न की और हम लोग तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए उस गली के बाहर निकल गए। उस समय मालूम हुआ कि हम लोग जमानिया के बाहर नहीं हैं। गली के बाहर निकलकर जब हम लोग सड़क पर पहुंचे तो दो घोड़ों का एक रथ और दो सवार दिखाई पड़े। गदाधर सिंह ने मुझको और अन्ना को रथ पर सवार कराया और आप भी उसी रथ पर बैठ गया। हू करने के साथ ही रथ तेजी के साथ रवाना हुआ और पीछे पीछे दोनों सवार भी घोड़ा फेंकते हुए जाने लगे। उस समय मेरे दिल में दो बातें पैदा हुईं। एक तो ये कि गदाधर सिंह ने दारोगा को जीता क्यों छोड़ दिया। दूसरा ये कि हम लोगों को राजा गोपाल सिंह के पास ना ले जाकर कहीं और क्यों लिए जाता है। मगर मुझे इस विषय में कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि शहर के बाहर निकल जाने पर गदाधर सिंह ने स्वयं मुझसे कहा, बेटी इंदिरा, निस्संदेह कमबख्त दारोगा ने तुझे बड़ा ही कष्ट दिया होगा और तू सोचती होगी कि मैंने दारोगा का जीता क्यों छोड़ दिया तथा मुझे राजा गोपाल सिंह के पास न ले जाकर अपने घर क्यों लिए जाता हूं। अतः मैं इसका जवाब इसी समय दे देना उचित समझता हूं। दारोगा को मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि अभी तेरी माँ का पता लगाना है और निस्संदेह वो भी दारोगा ही के कब्जे में है, जिसका पता मुझे लग चुका है। तथा राजा साहब के पास मैं तुझे इसलिए नहीं ले गया कि महल में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो दारोगा के मेली हैं। राजा गोपाल सिंह तथा मैं भी उन्हें नहीं जानता। ताज्जुब नहीं कि वहां पहुंचने पर तू फिर किसी नई मुसीबत में पड़ जाए। मैं आपका सोचना बहुत ठीक है। मेरी माँ भी महल ही में से गायब हो गई थी, तो क्या आप इस बात की खबर भी राजा गोपाल सिंह को न करेंगे। गदाधर सिंह, राजा साहब को इस मामले की खबर जरूर की जाएगी, मगर अभी नहीं। मैं, तब कब। गदाधर सिंह, जब तेरी माँ को भी कैद से छुड़ा लूंगा तब। हाँ, अब तू अपना हाल कह कि दारोगा ने तुझे कैसे गिरफ्तार कर लिया और ये दाई तेरे पास कैसे पहुंची। मैं अपना और अपनी अन्ना का किस्सा शुरू से आखिर तक पूरा पूरा कह गई, जिसे सुनकर गदाधर सिंह का बचा बचाए शक भी जाता रहा और उसे निश्चय हो गया कि मेरी माँ भी दारोगा के ही कब्जे में है। सवेरा हो जाने पर हम लोग सुस्ताने और घोड़ों को आराम देने के लिए एक जगह कुछ देर तक ठहरे और फिर उसी तरह रथ पर सवार हो रवाना हुए। दोपहर होते होते हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो पहाड़ियों की तलहटी एक साथ मिली थी। वहां सभी को सवारी छोड़कर पैदल चलना पड़ा। मैं ये नहीं जानती कि सवारी के साथ वाले और घोड़े किधर रवाना किए गए या उनके लिए अस्तबल कहाँ बना हुआ था। मुझे और अन्ना को घुमाता और चक्कर देता हुआ गदाधर सिंह पहाड़ के दर्रे में ले गया, जहां एक छोटा सा मकान अनगढ़ पत्थर के ढोंकों से बना हुआ था। कदाचित वो गदाधर सिंह का अड्डा हो। वहां उसके कई आदमी थे जिनकी सूरत आज तक मुझे याद है। अब जो मैं विचार करती हूं तो यही कहने की इच्छा होती है कि वे लोग बदमाशी, बेरहमी और डकैती के सांचे में ढले हुए थे तथा उनकी सूरत, शक्ल और पोशाक की तरफ ध्यान देने से डर मालूम होता था। वहां पहुंचकर गदाधर सिंह ने मुझसे और अन्ना से कहा कि तुम दोनों बेखौफ होकर कुछ दिन तक आराम करो। मैं सरयू को छुड़ाने की फिक्र में जाता हूं। जहां तक होगा बहुत जल्द लौट आऊंगा। तुम दोनों को किसी तरह की तकलीफ न होगी। खाने पीने का सामान यहां मौजूद ही है और जितने आदमी यहां हैं सब तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इत्यादि बहुत सी बातें गदाधर सिंह ने हम दोनों को समझाई और अपने आदमियों से भी बहुत देर तक बातें करता रहा। दोपहर, दिन और तमाम रात गदाधर सिंह वहां रहा तथा सुबह के वक्त फिर हम दोनों को समझाकर जमानिया की तरफ रवाना हो गया। मैं तो समझती थी कि अब मुझे पुनः किसी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़ेगा और मैं गदाधर सिंह की बदौलत अपनी माँ तथा लक्ष्मी देवी से भी मिलकर सदैव के लिए सुखी हो जाऊंगी। मगर अफसोस, मेरी मुराद पूरी न हुई और उस दिन के बाद फिर मैंने गदाधर सिंह की सूरत भी न देखी। मैं नहीं कह सकती कि वो किसी आफत में फंस गया या रुपए की लालच ने उसे हम लोगों का भी दुश्मन बना दिया। इसका असल हाल उसी की जुबानी मालूम हो सकता है, यदि वो अपना हाल ठीक ठीक कह दे तो। अतः अब मैं ये बयान करती हूं कि उस दिन के बाद मुझ पर क्या मुसीबतें गुजरी और मैं अपनी माँ के पास तक क्यों कर पहुंची। गदाधर सिंह के चले जाने के बाद 8 दिन तक तो मैं बेखौफ बैठी रही, पर 9वें दिन से मेरी मुसीबत की घड़ी फिर शुरू हो गई। आधी रात का समय था।
मैं और अन्ना एक कोठरी में सोई हुई थी। एकाएक किसी की आवाज सुनकर हम दोनों की आंखें खुल गईं और तब मालूम हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर किवाड़ खटखटा रहा है। अन्ना ने उठकर दरवाजा खोला तो पंडित माया प्रसाद पर निगाह पड़ी। कोठरी के अंदर चिराग जल रहा था और मैं पंडित माया प्रसाद को अच्छी तरह पहचानती थी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।